मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी। इसके साथ इसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम डले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गुरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाठी के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया। यहाँ एक अंधेरी कोठरी खाली पड़ी थी। मैंने इसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रखकर इस पर शुभ महाराज की काली मूर्ति टिका दी। सामने सामग्री रख दी और इसके पीछे जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने इमली और नीम के दरख्तों में से कुतुब साहब की लाठी नजर आ रही थी, जिस पर सूरज की धूप ऊपर जाते हुए मानंद पड़ने लगी थी। दूर पार की तरफ से बच्चों के खेलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सूरज गुरूब हो गया। शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया, मगर अभी शाम और रात के दरमियान वाली फीकी फीकी रोशनी बाकी थी। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजों में से बाहर देख रही थीं। दफ्तन खुशक पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दी। शमशान के गरबी चबूतरे के पीछे से कुछ इंसानी साए उभरे। इनका रुख मेरी कुटिया की तरफ था, क्योंकि कुटिया में सामग्री में जलते चिरागों की रोशनी हो रही थी। मैंने हरि ओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी साए बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने इन्हें पहचान लिया। इनमें नायका, मुगवी लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। इसने हाथ में एक थैला पकड़ा था। नायका ने झुककर प्रणाम किया और कोठरी में दाखिल होकर बोली, महाराज, दासी हाजिर हो गई। इसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। इसने हाथ जोड़े जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी डरी थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी मेट कर बैठ गई। मैंने गोशा चश्म से देखा कि दोनों गुंडे दरवाजे की दोनों जानब मुस्तैद खड़े गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया। इसमें से कुछ फ्रूट निकाल कर मेरे आगे रख दिए। महाराज, ये कबूल करें। मैंने फल की तरफ कोई ध्यान ना दिया। आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा, इस कुंबे को यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज़ दें, अंदर आकर इसे ले जाना। जा, बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम के दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कुटिया से निकल गई। मैंने चिल्लाकर आवाज़ दी, अपने राक्षसों को भी साथ लेती जा। दरवाज़ा बंद कर दिया। खबरदार दरवाजे के करीब आई तो बसम हो जाएगी। नायका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उठकर दर्द में से देखा। वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। सिख गुंडा कदरे बेचैन सा हो रहा था। वो बार बार मेरी कुटिया की तरफ इशारा करता तो बुढ़िया इसे डांट डपट कर चुप करा देती। जलते चिरागों की कपकपाती हुई दो लड़की के चेहरे को सहमे हुए तासरात को और नुमायां कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो मैंने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी, मुझे कुछ ना कहो, मुझे कुछ ना कहें। अल्लाह से डरें, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है। इस बुढ़िया ने तुम्हें ख़रीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये जुमले मैंने पंजाबी ज़ुबान में कहे और इसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है। मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगी। इसने बताया कि इसका नाम कलसूम है। चिटागांग में इसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फाल हुआ, इसी रात चिटागांग में मुक्ति बाहिनी के फौजी घुस आए और इन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाप और इसकी माँ और एक छोटे भाई को इसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया और इसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। इसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के लिए वक़्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फ़िक्र ना करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो मेरा मुंह तकने लगी। इसके चेहरे पर एतबार बेएतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ इसी तरह करना होगा। जब मैं इस औरत को अंदर बुलाऊं, खुशी खुशी से इसे गले लगा लेना और कहना कि तुम इसके साथ बहुत खुश हो।
ये ज़ाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया और अब तुम इस औरत का हर हुक्म मानोगे। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। फिर मैंने ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुक्मिणी बाई को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। कुलसुम अगरचा सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज़ निगाहों ने इसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली। मैंने इसे खुशखबरी दी। इस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और इसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया। 101 रुपया मुझे नजर पेश की और इल्तिजा की कि मैं इसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं। मैंने दिल में कहा, दर्शन तो तुझे ऐसा दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कुलसुम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। इसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्तरां में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी वक्त भी फ़ोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसुम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगा। मुझे पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय सफारत खाने का कोई मुलाजम ज़ाहिर करके भारतीय हकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में मैं तो कुलसुम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कुलसुम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। इसे गुंडों और बर्दा फरोशों के पास तनहा छोड़ भी नहीं सकता था और इसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोई सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसुम को गुनाह आलूदा माहौल से निकाला जाए। आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुक्मिणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो एक ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था आधी रात के बाद रक्स की महफिल अरूज पर होगी और रुक्मिणी रुपए बटोरने में मसरूफ़ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधुओं के बेस में रुक्मिणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांधकर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर इसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे बहुत मुतासर थी। कहने लगी, आप तशरीफ़ रखें, मैं गाना बंद करा देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थी। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं अश्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में से गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांधकर झूलने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने तो लड़की की काया ही पलट दी। मैं इसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं जाता। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार कर सकते हैं। इसने मेरे पाँव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दें। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मम करने का जाप ज़रूर करूँगा। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? ज़रा इसे हमारे सामने लाओ। हम इसे इस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो दूसरे कमरे में सो रही है। अभी जाकर इसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसुम को लेकर आ गया। कुलसुम नींद से उठी थी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई। समझ गई कि अब फरार का वक़्त आन पहुंचा है। मैंने इसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया और श्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने इसी गुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ। वो चला गया तो मैंने कुलसुम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। इसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मिणी सर पर पल्लू संभालते आ गई। मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज, सुंदरी ने आपकी आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरा घर निवास किया है। तेरे दिन फिरने वाले हैं।
लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मिणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने इस मकान में किसी जगह तांबे की राक्षस की मूर्ति दबा रखी है जो तेरे लिए भपता लाएगी। इसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मिणी और सिख गुंडा मेरे साथ था। वो मुझे पिछले कमरे में ले गए। यहाँ पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा था। महफिल रक्सो सरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजाया जाता था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीज़ें बेतरतीबी से पड़ी थीं। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि ये मैं देखना चाहता था कि मकान की अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह तंगो तरीक जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि यह जीना किधर जाता है। इसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे इसी जीने की तलाश थी। मैं वापस आकर इसी कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी थी। मैंने रुक्मिणी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिख गुंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकाल कर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थीं। वो ऐसी हालत में था कि अपना दफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजा कर देखने लगा। यकायक इसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगों पे में बिजलियां कौंध गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। इसके बाद यही रुमाल बिजली के कोंदे की तरह फिजा में लहराया और दूसरे ही लम्हे इसका फंदा गुंडे के गर्दन में पड़ गया था। इसके मंके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर औंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतर कर जो ही मैंने अकबी गली वाला दरवाज़ा खोला तो सामने रुक्मिणी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि यह गुंडा पहलवान कहाँ से आ गया। आखिर इसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे इसका कुछ इल्म नहीं था। देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नज़रों से देख रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने 1 सेकंड में देख लिया कि यह अकबी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब चल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातल ज़रब गुंडे की थोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। पिस्तौल इसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। इसकी हलक की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस गई थी। कुलसूम मेरे इस एक्शन पर हक्का बक्का सिर खड़ी थी। मैंने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। ये गली आगे जाकर दाईं तरफ घूम गई। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वाली की सजी सजाई दुकानें खुली थीं। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर इंठते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शक व शुबहात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वह मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चली जाए। इसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। इसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे कहा, आगे चलो तेज़ तेज़, वक़्त ज़ाया मत करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के नस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी, मगर इसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। फिर वो तेज़ कदमों से चल रही थी।